बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमिना शेख साहिबा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो चुका, खटास का शिकार हो चुका है। शौकत यूसुफजई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो आज ये कहते हैं कि ये जो तीसरा राउंड होने जा रहा है मुज़ाकरात का, ये आखिरी दौर भी साबित हो सकता है। अब बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश करने के लिए इजाज़त मिल जाने के बाद भी 2 दिन गुजर गए, मगर अभी तक ये मुमकिन ना हो पाया। अभी तक मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड सजना था वो ना सज पाया। अब इसकी वजह क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले आमना, आपको खुश आमदीद भी कहती हूँ। ये बताइएगा कि जब तहरीक इंसाफ इतना पीछे आ चुकी थी, उसके बाद अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई सबसे पहले, तो फिर मुलाकात ना होने के बाद जो राउंड होना था ये भी अभी नहीं हुआ, तो क्या वजह है कि हुकूमत बैकफुट पे नजर आ रही है? नम्रा, थैंक यू वेरी मच एक तो फॉर द इंट्रोडक्शन एंड ऑल। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो आपने बात की, मैं उससे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट साद साहब की ज़बान में बसद एहतराम मैं उससे डिसएग्री करती हूँ। ठीक है, हुकूमत अगर बैकफुट पे होती, साद साहब जैसे कहते रहे हमें काफ़ी दिन के जी हुकूमत ने चाय पिलाई या नहीं पिलाई, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हुकूमती जो कमेटी है ना, उसकी अगर हम फॉर्मेशन देख लें, उसके मेंबर्स देख लें, तो उससे ही हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपके लीडर जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं सेनेट में, इरफान सिद्दीकी साहब, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके स्पीकर हैं, इस तरह के लोग जब कमेटी का हिस्सा होंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत नॉन सीरियस है? और क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास इतना फालतू टाइम है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए आके इनके साथ कमेटी में बैठ जाए? तो इसलिए हुकूमत की सीरियसनेस को क्वेश्चन करना तो आई डोंट थिंक वुड बी द राइट थिंग। लेकिन आपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी का नाम लिया, वही ये कह रहे हैं कि हमें मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। क्या वजह बनी कि वजारत दाखिला को जब इन्वॉल्व कर लिया गया तो मुलाकात नहीं हुई? उन्हीं के बयान के मद्देनजर रखते हुए मैंने सवाल। बिल्कुल मैं ये बात समझ रही हूँ, उन्होंने ये कहा, और वो एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी है, और सीनियर पॉलिटिशियन से ज़्यादा मुझे इरफान साहब की एक बात जो हमेशा मैं उनकी बहुत पसंद करती हूँ, पहले भी हमने शो में जिक्र किया, कि वो हमेशा बड़ा एक रैशनल कॉमेंट करते हैं। उनके कॉमेंट्स कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई सियासी कॉमेंट करें या जज्बाती कॉमेंट करें। सो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलाकात हो जाती तो और बेहतर था। लेकिन देखें, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट्स इस वक्त पीटीआई पेश कर रही है, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने कहा जी हमें वो माहौल नहीं मिल रहा, सलमान अकरम राजा साहब ने, किसी ने कहा कि जी हमारी बातें ना सुनी जाएं और हमारी स्ट्रैटेजी ना सुनी जाए। अब देखिए, समझना ये पड़ेगा कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। इमरान खान साहब इस वक्त सैर करने के लिए बैरून मुल्क नहीं गए हुए, या इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी खाला के घर, या जैसे इनके पुराने साथी शेख रशीद साहब कहते होते थे कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा गहना है, तो वो इस वक्त ससुराल नहीं गए हुए, वो जेल में है। जेल मैनुअल है, जेल के अंदर सर्टन जो है उसके तरीके हैं, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने लिए इनकी ये रिक्वायरमेंट है और ये कहते हैं कि जी हमें माहौल नहीं मिल रहा, विच इज़ अ वेरी ऑड थिंग। देखिए, आज की बात नहीं है ये, आज एक दिन की है, पिछले 2 हफ्ते से जब से कमेटी बनी और कमेटी में मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके, ये तब की बात नहीं है। मेरा सवाल तो उस वक्त का है, पीटीआई के मुताबिक वो जिस दिन से इलेक्शन हुआ उस दिन से मुतालबा कर रही है मुज़ाकरात का, वन वे और दी अदर, कभी इस्टेब्लिशमेंट से, कभी पॉलिटिकल लीडरशिप से, लेकिन दे आर आस्किंग फॉर दैट। लेकिन जब ये अब शुरू हो चुका था, नहीं, बट शुरू अब हुआ ना। मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल इतना सा है नम्रा, कि जब आप 8 महीने से रोना डाल रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात किसी से भी करना चाहते, आपके पास जो मुज़ाकरात की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, चार्टर ऑफ डिमांड्स, वो ही मौजूद नहीं है। चलो जी, हम गलत हैं, हमने मुलाकात नहीं होने दी, हम गलत है। मेरा ये सवाल है कि उस वक्त आवाम को ये कहने के बजाय कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करी, ये कहते कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उसके लिए हमारी मीटिंग कराई जाए, हमारी मीटिंग नहीं कराई जा रही। सो मेरा इशू इस बात से है, मेरा इशू इस डबल स्टैंडर्ड से है कि आप आवाम को गुमराह ना करें। आप कहते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और है और आपकी ख्वाहिश कुछ और है। आप, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप इतने दिनों से मुज़ाकरात का शोर मचा रहे हैं, यू शुड हैव हैड द चार्टर ऑफ डिमांड। ठीक, चार्टर डिड नॉट हैव इट, लेकिन आप ये कहते, आप चले मैं अगले सवाल पे आती हूँ कि वो चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना चाहते हैं ना हुकूमत, नहीं तो अगली मीटिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम पेश नहीं कर पाते। इस पे आते हैं। साद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साद साहब, तहरीक इंसाफ के एंड पे अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ तो ऑल्दो वो एक तरफ से हमें इमरान खान साहब का डबल रोल नजर आता है, वो एक तरफ तो अपनी पार्टी क़यादत को बता देते हैं कि आप चले जाएं, तहरीरी जो मुतालिबात हैं वो पेश कर दें, बट एट द सेम टाइम उनके जो ट्वीट है वो बताता है कि वो बहुत
जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं, तो ये जो डबल रोल है इमरान खान साहब का, ये किसको लीड करेगा? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? और आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर होने जा रहा है इस डायलॉग का? मुझे नहीं पता कि इसको डबल रोल कह सकते हैं नहीं कह सकते। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ पिछले कुछ अरसे के अंदर नज़र आया, ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद से, और जो उनका मौक़िफ़ है 8 फरवरी के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के या 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, उसके अंदर कोई चेंज तो आया नहीं। अच्छा, उसको दो तरीक़ों से रिजॉल्व करवाया, इस मौक़िफ़ को वो दो तरीक़ों से परसू कर सकते हैं। एक तरीका है आवाम के साथ, आवाम के सेंटिमेंट्स को अपने साथ लेके चलने का, जो मेरा ख्याल है कि ट्विटर कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर जो सख्त तरीन बयानात भी हैं उनको भी बहुत पजीराई मिल रही है। हुकूमत तो नेचुरली उनसे बहुत अपसेट है, लेकिन जो उनकी पब्लिक सपोर्ट बेस है उसके अंदर उनको पजीराई मिलती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ है इसी प्रॉब्लम को या इन्हीं डिमांड्स को किसी पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करने का तरीका, जिसके ऊपर हम सब इनकरेज करते रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म से तो खास तौर पे बात करते रहे हैं। तो वो उन डिमांड्स का सिलसिला है, उस मुज़ाकराती कमेटी का सिलसिला है, उस चार्टर का सिलसिला है जिसकी तरफ आमना साहिबा भी इशारा कर रही थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप डबल पर्सनालिटी कह सकते हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को मनवाना है, लेकिन वो अपनी पब्लिक सपोर्ट को ख़राब नहीं कर सकते इस इम्प्रेशन से या इस तरह की किसी बात से कि उनमें नरमी आ गई है तो शायद कोई NRO होने की पॉसिबिलिटी है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने हर मौके पे पिछले 2-2.5 साल से, जब से उनको जेल में रखा हुआ है, उन्होंने हर मौके पे हर कोशिश की, अपना बहुत जगह पे नुकसान भी करवा लिया, लेकिन हर कोशिश ये की कि ये इंप्रेशन ना क्रिएट हो कि वो कोई NRO चाह रहे हैं। और बाय द वे, जब हम NRO की बात करते हैं तो NRO का मतलब है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये वो ऑर्डिनेंस है जिससे नवाज शरीफ साहब की और इनकी पार्टी के लीडरशिप के और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के केसेस को माफ करवाया गया था जनरल मुशर्रफ की तरफ से। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने NRO केस के अंदर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो दो पॉलिटिकल जमातें ऐसी मौजूद हैं जो ये नहीं कि NRO कभी मांगेंगी नहीं मांगेंगी, क्या उन्हीं से नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाम से ही NRO शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने वो NRO लिया था जनरल मुशर्रफ से। अब इमरान खान साहब इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने के लिए अब मेरा ख्याल है कि अपने मौक़िफ़ के ऊपर थोड़ी सी सख्त बात कर रहे हैं और उन्होंने हर दफ़ा कोशिश की है कि उस इंप्रेशन को डिस्पेल करें। दूसरी बात मैडम ने कानून की मैं जिस तरह पहले भी हम इस प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि मैडम तो लीडर हैं, हम तो रियाया हैं, हम कहाँ इनको कानून सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। लेकिन मैडम ने कहा कि वो खाला जी के घर पे नहीं है, दुरुस्त बात है, वो जेल में है, दुरुस्त बात है, जेल मैनुअल्स अप्लाई होंगे, दुरुस्त बात है। तो ज़रा मैडम बता देना कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर एक जो केस जिसकी वजह से वो जेल में हैं वो तोशा खाना वाला केस है। ज़रा मैडम बता दें कि तोशा खाना वाले केस को डेथ सेल के अंदर कैसे रखते हैं, वो 4/6 के या जो भी वो उनका सेल है उसमें कैसे रखते हैं। तोशा खाना वाले प्रिजनर्स को खास तौर पे जो एक फॉर्मर PM हो उसको तो क्लास B मिलती है। आपके वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, दिलों के वजीर आजम क्लास B में रह चुके हैं। तो चलें, हमारी बात ना माने, सियासत की बात ना माने, आप खुद कहते हैं कि कानून के मुताबिक प्रोसीजर होगा, कानून की पूरी सहूलियात तो दे दें। आपने जिस तरह रखा है ये पॉइंट तो आपका आ गया, लेकिन ये बताइएगा कि कल फिर मुलाकात क्यों नहीं की? तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत नहीं गई, फ्रंटलाइन क़यादत नहीं गई इमरान खान से मिलने के लिए, कोई फैमिली मेंबर नहीं गया, वकला में से कोई नहीं गया। इसकी क्या मुमकिन वजह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुज़ाकरात को आगे ले जाने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप था वो नहीं लिया गया, एंड एट द सेम टाइम हुकूमत की जानिब से भी बैकफुट पे जाते हुए हमें हुकूमत नजर आ रही है? तो ये क्या हुआ? आपको क्या लगता है कौन पीछे हटा और क्यों हटा? देखिए, मैं नहीं जानता कि क्यों पीछे हटे या क्या वजह है ना जाने की, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता सकती है। मैं ये भी नहीं जानता, जिस तरह अभी आपने कहा कि तहरीक इंसाफ भी थोड़ा पीछे हटता नजर आ रही है या उनकी लीडरशिप मिलने नहीं गई और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इसके अंदर खास सीरियसनेस नहीं आ रही। मैं नहीं जानता इनकी क्या सियासी वजूहात हो सकती हैं। मुझे यकीन है आमना साहिबा इस पर बेहतर रोशनी डालेंगी। लेकिन आपका तज्जिया तो होगा ना मैडम, मैं इसके बारे में बिल्कुल लाइल हूं। चलें फिर आमना से जवाब लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैडम आमना, चलें फिर आमना आप बताएं कि क्या मेरे जो सवालात थे, बल्कि और साथ साथ का भी सवाल प्लीज ऐड कर लीजिएगा। नम्रा, देखिए, जहाँ तक सहूलियात की बात है इन्होंने की,
اور یہ انہوں نے کہا کہ فارمر پرائم منسٹر, تو جس طریقے سے فارمر پرائم منسٹرز کے ساتھ بدسلوکی کی جو مثال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رکھی گئی, فارمر پرائم منسٹر نواز شریف تو ہیں ہی ہیں, فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی بھی تھے, فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف بھی تھے, سو جس طرح کی فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی بھی تھے, تو جس طرح کی سلوک, جس طرح کے کیسز جو کچھ کیا گیا فارمر پرائم منسٹرز کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ تو ہم اس فارمر پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں جس کو جیل کے اندر, اب میں اگلا جملہ کرتی, وہ کون سی مثال ہے؟ اگر میں اگلا جملہ بولوں گی, اگر میں اگلا جملہ بولوں گی تو نمرہ آپ, اچھا سعد صاحب آمنہ کا کامنٹ ایڈ کرتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی آمنہ کنٹینیو. اگر میں اگلا جملہ بولوں گی تو آپ پھر مجھے کہیں گی کہ آپ کو دیکھ کے مجھے عظمہ بخاری یاد آ گئی, لیکن یہ تو آپ اس فارمر پرائم منسٹر کی بات کر رہی ہیں جس کو جیل میں دیسی مرغی, دیسی گھی میں پکی ہوئی دیسی مرغی, جس کو جیل میں فروٹس اینڈ نٹس ملتے ہیں, جس کو جیل میں سائیکل ملی ہوئی ہے. سعد صاحب آمنہ is so obsessed with food pastry سے ہم اب نٹس پہ آ گئے. آف کورس آگے سعد صاحب کا گلا بھی دور کرنا ہے, لیکن دیکھیے بات یہ اب آ ہی گئے تو دیکھیے بات یہ, اور جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے نا نمرہ, انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اگر تو ہم نے صرف ایکسکیوز ڈھونڈنا ہے, اگر تو ہم نے صرف بہانہ ڈھونڈنا ہے مذاکرات کو آگے نہ چلانے کا, تو 1001 بہانے میں آپ کو دے دیتی ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن اگر جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے اعمال پہ نہیں آپ کی نیت پہ جج کرتا ہے. تو جہاں پہ نیت ہوتی ہے نا, اگر ان کی نیت ہو مذاکرات کرنے کی, تو سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رابطہ کیا, حکومت ہمیں آگے نہیں لے کے جا رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ آلموسٹ روز مل رہی ہیں, پچھلے 3-4 دن سے روز آ کے بیان دے رہی ہیں باہر, ٹھیک ہے. فیصل چودھری صاحب جو ان کے لوئر ہیں وہ مل رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب مل آئے ہیں, اور بہت ساری سینئر قیادت مل آئی ہے. اگر مذاکرات آگے بڑھانے کی نیت ہو تو ایک شخص کا بھی ملنا کافی ہے, کیونکہ مذاکرات میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں, کوئی یا تو ہوتا نا پی ایم ایل این کی طرف سے ایک دفعہ جب مذاکرات بھی عمران خان نے پہلے ہی الاؤ کر دیا کہ آپ تحریری مطالبات پیش کر دیں, کہ الاؤ کر دیا. علیمہ خان صاحبہ نے ٹی وی پہ آ کے یہ بھی کہا کہ ان کے جو ہیں, عمران خان نے کہہ دیا کہ جی میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, سو بیسکلی ان کی ڈیمانڈز بھی بتا دی. سو ان ڈیمانڈز کو ان رائٹنگ دینے میں کیا پرابلم ہے؟ صرف ان ڈیمانڈز کو ان رائٹنگ دینے میں یہ پرابلم ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے, ہم نے آری مذاکرات کرنے کی کبھی نیت ہی نہیں تھی. ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ جس وقت تک ہم حکومت کی برائی کر سکیں, جس وقت تک ہم حکومت کو یہ کہہ سکیں, یا سعد صاحب آمنہ شیخ صاحبہ کو بیٹھ کے ٹی وی شو پہ یہ کہہ دیں کہ میڈم آپ لیڈرشپ ہے, آپ پلیز کمیٹی بنا دیں, ہم تو رعایا ہے, رعایا کی سن لیں کمیٹی. جب تک تو یہ کہا جا رہا تھا تب تک انہوں نے مذاکرات کرنے تھے. جب ہم نے کہا کہ آئے آپ کو پیسٹریز کھلاتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کو آگے لے کے چلتے ہیں, پاکستان کے مسئلے حل کرتے ہیں, اس دن یہ وہاں سے بھاگ گئے. اب بہانہ آج یہ ہے کہ کمیٹی کی نہیں بلائی, کل یہ ہے کہ جی ماحول ٹھیک نہیں تھا, پرسوں کوئی اور ہوگا, 1001 بہانے میں ان کو دے دوں گی, بٹ ان کی نیت نہیں. سعد صاحب یہ جو عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے یہ بڑا پرابلمٹک کنسیڈر کر رہی ہے ایون پاکستان تحریک انصاف خود ہی. تو جب تحریک انصاف کے رہنما خود اس کو برا سمجھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ذرا احتیاط برتنی چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سوشل میڈیا, ان کا ایکس, ان کا اکاؤنٹ, ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ پرابلم کاز کر رہی ہیں یہ جو مذاکرات ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے, خواجہ آصف صاحب کے بیان کو آپ سنیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے ہمارے مذاکرات جو ہے وہ ان کو مسائل کا شکار ہو رہا ہے. دیکھیے, ہم نے عمران خان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کو جج کرنے کا کوئی ہمیں بیرومیٹر چیک کرنا چاہیے. اچھا, ان کی پالیٹکس کو جج کرنے کے 2 بیرومیٹرز ہو سکتے ہیں, 2 طریقے ہو سکتے ہیں, 2 معیار ہو سکتے ہیں جن پہ ہم ٹیسٹ کریں. ایک یہ کہ کیا ان کی سیاست کے طریقے سے اور طرز عمل سے کیا انہیں طاقت کا حصول ہوا ہے. تو آپ اس بیرومیٹر پہ جب بھی عمران خان صاحب کو اس معیار پہ جج کریں گے تو آپ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ٹویٹس بھی بند کر دینی چاہیے اور اپنے لہجے میں بھی تھوڑی سی نرمی لانی چاہیے, کیونکہ سچی بات ہے کہ ان کے لہجے کی سختی اور ٹویٹس اور دیگر چیزوں کی وجہ سے جو طاقت کے دروازے تک کا راستہ تھا وہ ان کے لیے مزید کٹن ہو گیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب یہ وزیر اعظم کے کمرے تک کا راستہ ناپ رہے ہیں, جو اگر جہاں وہاں تک صرف انہوں نے پہنچنا ہے پھر تو ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ لوگ جو ان سے ریزنیبل, جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں, ٹیمپریچر کو نیچے کریں, ان کی بات مان لینی چاہیے. لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں, اور اس پالیٹکس کا
इस वक्त, इस लम्हे, इस महीने, अगले महीने ताकत के हुसूल से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि 6 महीने क्या, मैं 600 साल जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और वो आवाम की मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहे हैं, आवाम की मोहब्बत में सियासत कि कर रहे हैं। क्या, सॉरी मैडम, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि आएगी भी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि इमरान खान साहब आवाम की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं और शायद आपके मशवरे पे भी कर रहे हैं। आप तो समझ गई ना, क्योंकि आप तो एक बहुत ही, मैडम आप तो समझ गई क्योंकि आप तो एक बहुत ही समझदार लीडर हैं। तो जो आवाम बाकी सारी सुन रही है ना आपको और मुझे, उनमें से कुछ मेरे जैसे कमअक्ल भी हैं, तो उनके लिए मैं आपकी उनको मैं ये भी बताऊंगी कि ये भी हो सकता है कि साद रसूल साहब के मशवरे पे इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे हो, वो जो एक्सेप्ट नहीं कर ये रहे भी तो कि- हो एडवाइजर है सकता ना है। और अगर बाय द वे आपको चाहिए ये बात मशहूर कर दें पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब मेरे मशवरे पे चल रहे हैं, इतनी पावर तो मैंने कभी देखी नहीं। अगर वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर मेरे मशवरे पे चल रहा है तो लोगों को सबको आकर मेरे से बात। चलें, ठीक है साथ साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो बात कर रहे थे। अच्छा, साथ साहब के ऑडियो को कोई इशू आया, मीनवाइल वी फिक्स दैट। आमिना, अब क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज में? मुज़ाकरात के टेबल तक जब पहुंचे थे तो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में भी इवन डिस्कस किया था कि ये बहुत खुशाइन बात होने जा रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए। सो अब ये सब हमें किसी और डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है। आपको भी ऐसे ही लगता है? नमरा, देखिए मेरी दुआ और मेरी ख्वाहिश तो आज भी यही होगी, क्योंकि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम ये कह दें कि मुज़ाकरात इस चीज़ पे, ना गवर्नमेंट ने इस नीयत से मुज़ाकरात किए कि जी हमें ये मिल जाए या आपको ये मिल जाए। गवर्नमेंट ने तो अपनी कोई डिमांड्स पेश नहीं की। ये आपने इरफान सिद्दीकी साहब का जिक्र किया, वो भी आके क्लियरली बता चुके हैं, परसों गालिबन उन्होंने मीडिया से टॉक की और उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिमांड्स नहीं है, हम तो सिर्फ कोई डिमांड्स नहीं है। हमारी कोई डिमांड्स नहीं। अगर इमरान खान को ये कहना पड़े कि वो हुकूमत को चलने दें स्मूथली, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आप नहीं समझती कि ये एक फेयर इनफ किस्म की कोई डिमांड है हुकूमत की तरफ से? लेकिन कि मुल्क को आराम सुकून से चलने देना चाहिए। देखिए नमरा, जिस वक्त मुज़ाकरात होते हैं ना, तो मुज़ाकरात का मकसद ये होता है, जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको विनती कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान के मफाद में अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दें, उसका मकसद भी यही है। लेकिन आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है फिलहाल, मैं उसी पे आ रही हूँ ना। जब मुज़ाकरात होते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप मुझे पता चलेगा कि आपकी, अब नमरा मुझे ये कह रही है कि यार अपना पानी का गिलास मुझे दे देंगे, तो मैं मान सकती हूँ। लेकिन नमरा मुझे ये कह दें कि यार आप अगले 2 दिन पानी ना पिए, ये तो मैं नहीं मान सकती। सो मुज़ाकरात जब उनका चार्टर डिमांड्स हम तक पहुंचेगा, उसके बाद हो सकता है कि हम कुछ चीजों पे उनसे एक मुतालबा करें कि यार आप इस चीज को कम कर दें या ज्यादा कर दें या ऐसे या वैसे। फिलहाल तो इशू ये है, ऐसा कुछ कर रही है हुकूमत? हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत तो इंतजार कर रही है उनके उस चार्टर ऑफ डिमांड्स का जो आ ही नहीं पा रहा ना। हुकूमत की कोई मुतालबात नहीं है, हुकूमत ने दोनों मीटिंग्स के अंदर कोई मुतालबात नहीं रखे। हुकूमत बाहें फैला के, दिल खोल के इस कोशिश में है, कर रही है इमरान खान को। कोशिश में है। हुकूमत कोई ऑफर नहीं कर रही, ना हुकूमत ने ऑफर की है और ना ही हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज किसी भी और जराए ने से कोई कुछ ऑफर खबरें की है। सामने आई कि इमरान खान को सोचा जा सकता है कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से या कोई दीगर वजूहात हो सकती हैं कि उनको बनेगाला शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा कुछ आप है? ये सवाल पीटीआई वालों से क्यों नहीं करते कि ये ऑफर उनको किसने दिए? वो बताते हैं, वो नाम लेते हैं। किसका नाम? वो नाम लेते हैं, वजारत दाखिला का नाम भी लेते हैं। उन्होंने नाम लिया है अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर उनकी पार्टी के वजीर आला हैं। उन जिस सूबे में उनकी पार्टी की हुकूमत है, उस सूबे के वजीर आला हैं। वो आज तक ना किसी गवर्नमेंट के शख्स का, ना किसी इदारे के शख्स का नाम नहीं ले पाए कि किसी ने उनको ऑफर की, क्योंकि किसी ने उनको कोई ऑफर नहीं की। ना किसी इदारे के से उनको कोई ऑफर हुई, ना उनको सियासी क़यादत से कहीं से एक जगह से हमें ये सुनाई भी देता है कि बुशरा बीबी के जरिए भी कुछ ऑफर्स की जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है? किसी की जरिए कोई ऑफर नहीं की गई। दूसरी बात ये नमरा, बड़ी एक बेसिक सी लॉजिक है जो मेरा हाल है हमारे तमाम सुनने वाले भी अंडरस्टैंड भी करेंगे और समझेंगे भी। मुझे ये बताएं कि अगर वो ये क्लेम करते हैं, अच्छा एक ही सांस में ये भी कहते हैं कि ऑफर्स हैं और ये भी कहते हैं कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रही, अलीमा खान साहिबा ने कहा है, टीवी पे आके कहा। तो मुझे ये बताएं कि पहला तो इनकी अपनी बातों में तजाद, अगर बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे तो फिर ऑफर कौन सी है, और फिर अगर ऑफर है तो फिर हमारे से मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं? सो यू नो बेसिकली दे आर जस्ट क्रिएटिंग केओस। वो लास्ट शो में मैंने साथ साहब को कहा था, आई थिंक इट अप्लाइज टू एनीवन
who belongs to PTI or supports PTI कि इनकी ये वाला इनका वो वाला फॉर्मूला है Okay, break कि the if you call. cannot convince the judge then confuse the judge. ये वो वाला काम कर रहे हैं आवाम बेचारी के साथ कि कोई इनकी किसी बात का सर पैर नहीं बन रहा, तो ये 4 कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स देके आवाम को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि आवाम कहे कि यार ये पता नहीं शायद सही कह रहे हैं. चलें ठीक है नाज़रीन, हमारी जारी रहती है. सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत हुई. समाअत का अहवाल जानते हैं इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है. आज भी समाअत हुई, जिस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने भी दलाइल पेश किए. मजीद समाअत भी हुई और समाअत अब बाय द वे पीर तक मुलतवी भी कर दी गई. साथ साथ क्या कंसिडर कर सकते हैं हम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक ये जो केस है इसकी समाअत चल रही है, क्या मुमकिन फैसला हो सकता है जो अभी तक के रिमार्क्स से उनको मद्देनजर रखते हुए? देखिए, इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मुख्तलिफ सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को किसी ना किसी तरीके से जवाब देने पड़ेंगे. एक बुनियादी लीगल सवाल है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें किसी सिविलियन का जो ना फौजी खुद रहा हो कभी, ना रिटायर्ड फौजी हो, ना फौज के साथ काम करता हो, क्या ऐसे सिविलियन का किसी सिचुएशन के अंदर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? 9 मई से कता ताल्लुक होकर एक लीगल सवाल कि क्या आईने पाकिस्तान में इस चीज की इजाजत है कि एक ऐसा शख्स जो ना फौजी है, ना फौजी था, ना फौज के साथ काम करता है, वो एक कंप्लीटली डिसकनेक्टेड पर्सन है, क्या वो कोई ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसकी वजह से उसका फौजी अदालत में ट्रायल हो? ये एक कानूनी सवाल है, एक आईनी सवाल है. ये आर्टिकल 8 की, आर्टिकल 9 की, आइन के स्केड्यूल की ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है. ये प्रिंसिपल क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा. माजी में जिस मुकदमे की अपील में इस वक्त मुकदमा सुना जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट थी, जो इजाजुल एहसन साहब वगैरह के बेंच की जजमेंट थी जी, उसने इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती. हमारे आइन में, हमारी जमहूरियत में इसकी गुंजाइश नहीं है कि एक ऐसा सिविलियन जो कभी भी फौज से कनेक्टेड नहीं था, ना उनके साथ काम करता है, ना रिटायर्ड है, किसी भी सिचुएशन में कनेक्टेड नहीं है, कि वो भी एक ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसका मिलिट्री ट्रायल हो. ये पहला बुनियादी सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा. बज़ाहिरन लगता यह है कि इसके ऊपर भी मंदोखेल साहब के दीगर लोगों के कुछ बड़े तल्ख जज साहिबान के सवालात थे, लेकिन बज़ाहिरन लगता यह है, खास तौर पे इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इजाजत दे दी मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो कुछ फैसले सुना दें, लगता यह है कि अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जाए. अच्छा, दूसरा बुनियादी सवाल जो इससे अगला सवाल है, अगर इस सवाल का किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट हाँ में जवाब देती है कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, तो दूसरा सवाल उठेगा और वो सवाल ये है कि क्या 9 मई के वाकयात, क्या वो कोई ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जिसके अंदर मिलिट्री ट्रायल हो, या 9 मई के अंदर इस तरह के वाकयात नहीं हुए और इनका सिविलियन ट्रायल हो सकता है, ख्वाह टेररिज्म कोर्ट्स में हो, सेशन अदालतों में, कहीं और हो. ये 2 बुनियादी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए जाने हैं. लगता यह है कि पहले सवाल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इजाजत दे चुकी है हमारा आईनी बेंच के आप मिलिट्री केसेस के मुकदमात का फैसला सुना दें, तो लगता यह है कि वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है. अच्छा. अब दूसरा सवाल यह है कि क्या वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि वो तमाम लोग जो गिरदो नवा में मौजूद थे 9 मई वाले दिन, जो लेट से लॉन में तो किसी जगह पे गया, अंदर नहीं गया, कोई दीवार के बाहर खड़ा था, कोई सड़क पे खड़ा था, क्या तमाम लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए? साथ साथ ये जो तफरीक पे जो रिमार्क्स आए भी की तफरीक किस तरह की गई है, जो तादाद थी वैसे तो लोगों की बहुत ज्यादा थी लेकिन कुछ का ट्रायल हुआ है, तो इस तफरीक पे भी रोशनी डाली गई जो इससे मुतालिक रिमार्क्स थे उस पर. देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ने जो तफरीक के बारे में सवाल पूछे, उनको थोड़ा सा डीपन करते हुए मैं ये कहूं कि हुकूमत से बल्कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ये तफरीक कैसे की गई, क्योंकि इस तरह के लोग भी तो, और मैं अपनी लीडर आमना साहिबा से सवाल पूछना चाहता हूं कि आमना साहिबा, क्या वजह हुई कि अंदलीब अब्बास साहिबा भी
वहाँ पे मौजूद थी फॉर एग्जांपल, और इस तरह के लोग थे जो मौजूद थे जिनके खिलाफ, जिनकी वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं कि उस गाड़ी में बैठी हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर लोग बैठे हैं, वो उसी तरह नारे लगा रहे हैं, दीगर चीजें कर रहे हैं, और लोग भी हैं इस तरह कि उनके खिलाफ मुकदमात नहीं चले, ना चलाए गए, ना एक्यूज्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल तो बरहक है कि आपने तफरीक कैसे की कि कौन से ज्यादा संगीन मुजरिम है, कौन से इतने नहीं है, कैसे की ये तफरीक? साद साहब, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तफरीक के बारे में। एक तो पहली बात यह है कि इसका जवाब मेरे देने से ज़्यादा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ एविडेंस प्रोसिक्यूटर हैं आपकी हुकूमत के हैं। नहीं, मुझे पता है मेरी हुकूमत के है, लेकिन मैं अटॉर्नी जनरल नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल बखूबी पता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूटर है, पर मैं प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ। कोई उम्मीद नहीं इसके अंदर किसी अच्छाई की, आप तो बता सकते हैं। आपके दोस्त हैं, खैर एनीवे मैं आने लगी उस बात के ऊपर। मेरे दोस्त है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनसे कोई उम्मीद नहीं अच्छाई की। देखिए, बात यह है कि एक तो पहली चीज़ ये है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, ऑब्वियसली लॉ जो है कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा शो में कह चुकी हूँ, बल्कि एक दफ़ा आप इस बात पे खफा भी हो गए थे कि लॉ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, लॉ में ग्रे एरियाज नहीं होते। एक ही गाड़ी में अगर 3 लोग बैठे थे तो 2 पे क्यों मुकदमा है और तीसरे पे? जी मैं आ रही हूँ उसके ऊपर, उसके ऊपर। एक तो पहली चीज़ ये है कि जिनके खिलाफ जो शवाहिद मौजूद थे, पहला फैक्टर वो है। बट सेकेंड फैक्टर ये भी है कि आज 9 मई को हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, और आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ उस वक्त इदारे ने भी ये कहा, हुकूमत ने भी ये कहा, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे इसमें उन्होंने बार बार ये चीज कही कि पीटीआई को ये चाहिए कि वो अपनी गलती पे माफी मांग ले और इस चीज को, इस बुरे अमल को बुरा कहें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने से बेहतर है एक स्याह दिन है हमारी हिस्ट्री के अंदर जो लिखा जाएगा, उसको हम ज्यादा बिगाड़ने, ज्यादा खराब करने से बेहतर है कि हम बैठ के बात करें और हम एक्सेप्ट करें कि ये गलत हुआ या हमने गलती की, हमें ये नहीं करनी चाहिए थी, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस हद तक कि इमरान खान साहब को भी ये कहा गया इस एक्ट की मजम्मत करें, लेकिन जब इमरान खान साहब ने भी उस एक्ट की मजम्मत नहीं की और उनके तमाम ऐसे साथी जिन्होंने इस बात की मजम्मत भी नहीं की, जिन्होंने इस बात को गलत भी नहीं कहा और जो अपनी 9 मई की हरकत पे डटे रहे, उसको डिफेंड करते रहे, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू फेस द लॉ। ये तो मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर कोई शख्स राह रास्त पे आ जाए तो उसके बुरे को बुरा ना समझो और उसको अगर वो सीधे रास्ते पे आ गया है तो उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा। तो इसलिए अगर किसी ने उस चीज को गलत समझ लिया और उस चीज को मजम्मत की और उससे अपनी राहें जुदा कर ली, तो डेफिनेटली उनके लिए और जो लोग उसी शर पसंद सियासत से आज तक जुड़े हुए उनके लिए और दूसरों के लिए ऑब्वियसली लॉ डिफरेंट होगा। चलो ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। हमने ये बताएं कि अगर आप क्या समझती हैं कि बानी पीटीआई का ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री ट्रायल मुमकिन है या नहीं, और अगर ये हो जाता है तो फिर एक साबिक वजीर आजम के तौर पर जो बैरूनी प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे, क्या हुकूमत वो प्रेशर लेने के लिए उसके लिए तैयार है? लेकिन हमरा एक तो पहली चीज ये कि अगर बाकी तमाम लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो इमरान खान साहब का क्यों नहीं हो सकता? क्या वो कोई एलियन है? क्या वो कोई ऐसी मखलूक है? क्या वो ऐसी मखलूक है? देखिए, इमरान खान साहब की जो आज की सियासत है ना, जितनी तबाही पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान साहब आज तक मचा रहे हैं, जिस दिन से वो कुर्सी से उतरे हैं, उसकी रीजन भी यही है कि जिस तरह मीडिया वाले आज पोर्ट्रे ये कर रहे हैं, उसी तरह इमरान खान साहब हमेशा अपने आप को अनटचेबल समझते रहे और वो समझते थे कि जी मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं तो कोई ऐसी मखलूक हूं जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, जिसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो उनसे एक्सेप्ट नहीं हुई, ना वो उनसे एक्सेप्ट हुई, ना वो उनके चमचों से एक्सेप्ट हुई। सो इशू ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जितना ABCD इमरान खान साहब का अपना भांजा हो, हसन न्याजी, या कोई एक अननोन पॉलिटिकल वर्कर हो जो डंडा लेके कोर कमांडर हाउस पे हमला करने गया, अगर उन सब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब भी उतने ही पाकिस्तानी शहरी हैं और उतने ही एक आम इंसान है जितना कोई और है। सो इट इज हाई टाइम हम ये जो तफरीक देखते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई सुपर हीरो है या सुपर नेचुरल चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट्स और इदारे और जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान अपने फैसले खुद लेगा। पाकिस्तान के फैसले ना तो हम चाहते हैं। कौन मिलके फैसले लेते हैं? अगर
میں نے یہ کہا ہے کہ اگر جوڈیشری اور حکومت اور انسٹیٹیوشنز تمام لوگ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل، بیکاز آبویسلی انسٹیٹیوشن نے ٹرائل کرنا ہے، حکومت نے اور جوڈیشری نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، حکومت کا کردار بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ نہیں، حکومت کا کردار آبویسلی، حکومت تو اسٹیک ہولڈر ہے نا، حکومت نے تو یہ چیز پروسیکیوٹ کرنی ہے نا، حکومت دس از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ، حکومت تو اس میں جیسے انہوں نے کہا وہ تو حکومت تو پروسیکیوٹر ہے، انہوں نے تو یہ چیز پروسیکیوٹ کرنی ہے کہ جی یہ کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ ہوا، ملک پہ حملہ کیا گیا، ریاست پاکستان پہ حملہ کیا گیا، تو وہ جو بیچارہ برین واشڈ بچہ 18-19 سال کا جو عمران خان کی تقریریں سن کے ڈنڈا اٹھا کے اپنی قومی تنصیبات کو توڑنے چلا گیا، اس کا کردار تو بہت تھوڑا سا ہے نا، اصل کردار تو اس ماسٹر مائنڈ کا ہے جو یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر پاکستان نہیں تو اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، جس نے اس بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور جا کے ملک پہ حملہ کرو، اصل کردار تو اس کا ہے، تو اگر ہم اس اصل کردار کا ہی ٹرائل نہیں کرتے تو پھر ہم کس کا ٹرائل؟ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو ہماری سماعت فرما رہے ہیں آپ، ہماری بات چیت سن رہے ہیں جو کہ جاری رہتی ہے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو پبلک پلس۔ ناظرین، قومی ایئر لائن کا یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن 4.5 سال کے بعد بحال کر دیا گیا۔ پہلی پرواز 100% بکنگ کے ساتھ روانہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارے منافع بخش روٹس بند ہو گئے تھے، قومی ایئر لائن ہماری شناخت ہے جس سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا، اور اب معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ساتھ صاحب، وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو یورپ کے لیے بحالی کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری میں مدد مل سکتی ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے لیتی ہوں، لیکن پہلے میرے خیال میں آمنہ کی طرف جانا چاہیے۔ آمنہ، ایک تو یہ بتائیں یہ کتنا خوشائند ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے، اور پھر یہ اب جب ہو چکا ہے الحمدللہ فار دیٹ، تو یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری میں کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ لیکن ہمارا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جو ہم سب پاکستانیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہم پاکستانیوں کو، تمام پی ٹی آئی سپورٹر ہو یا پی ایم ایل این سپورٹر ہو، مجھے یقین ہے ساتھ صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کی پہچان رہی ہے ایک زمانے میں، اور یہ وہ ایئر لائن ہے جو آج کی جتنی بہت بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں، بھلے وہ اتحاد ہو یا قطر ایئر ویز ہو یا ساری ہوں، ان کی مدر ایئر لائن تھی ایک زمانے میں، جنہوں نے بہت ترقی کر لی، اور پی آئی اے اس سے بہت پیچھے رہ گئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سے پچھلی حکومت میں ایک ایسا شخص تھا جس کی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہماری جو اس کی ساخت تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا، جو ہمارا بزنس تھا پی آئی اے کا اس کو بھی نقصان پہنچایا، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بھی اڑوایا، پاکستان کی بے عزتی بھی کروائی، اپنے آپ کو، اپنی ایئر لائن کو بلیک لسٹ بھی کروایا، تمام پروازیں جو انٹرنیشنل جاتی تھی ان کو منسوخ بھی کرایا۔ سو بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں، میں اپنی حکومت سے بھی یہ گلہ کروں گی کہ یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس شخص کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ اس نے پاکستان کو وہ نقصان پہنچایا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ جہاں تک پی آئی اے کا سوال ہے، مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آج تک جو روٹ اپروولز پی آئی اے کے پاس ہے وہ بہت ساری بڑی بڑی ایئر لائنز کے پاس نہیں ہے۔ فارچونیٹلی ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان روٹس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں، ان روٹس پہ اپنی جو ہے پروازیں لے کر جا سکیں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی ڈائریکٹ جو ہے وہ پی آئی اے کی فلائٹ شروع ہوئی ہے پیرس کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اور یہ بھی ہوگا۔ اور جہاں تک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے دیٹس اے پروسیس دیٹ ہیز بین سٹارٹڈ، اور obviously ایک لاس میکنگ اینٹی کو، اور ایک، میں تو یہ ورڈ بڑے دکھی دل سے استعمال کروں گی کہ ایک بلیک لسٹڈ اینٹی کو obviously پرائیویٹائز کرنا ایک مشکل چیز ہے، لیکن جب ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی، اور اس کی طرف پہلے بھی اور صوبوں نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے، سارا کچھ ہے، تو آئی ایم شیور سم تھنگ گڈ ول کم آؤٹ آف اٹ۔ جب پی آئی اے بہتر ہوگی تو پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے سعد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یورپ کے لیے بحالی کے بعد پی آئی اے کی نجکاری میں مزید مدد مل سکتی ہے پاکستان کو؟ اور جو آمنہ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ موجودہ وہ پوائنٹ آف ویو بلکہ موجودہ حکومت کا ہے، تو جو موجودہ حکومت پی آئی اے کی بدحالی کا ذمہ دار ایک ہی حکومت کو ٹھہراتی ہے، کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے جی، میں سامنا صاحبہ سے ڈس ایگری کرنے کے لیے پہلے میں ایران کی عوام چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اسی کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ
ये बात तो दुरुस्त है कि PIA के लिए PIA की जो यूरोप के रूट्स खुले हैं बहुत के साथ ये जितनी जल्दी हो जाता, जितनी बेहतर हो जाता, जिस इसके अंदर खराबी की ये वाली हुकूमत, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, उन सबको उसकी बात हराना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि ये वाले रूट्स वापस चल पड़े जी। लेकिन अगर मैडम को ये कहना है कि हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशन जिस तरह से नहीं चल रही थी क्योंकि पिछली हुकूमत ठीक नहीं थी, तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि हमारी रेलवे भी नहीं चल रही, जरा बताएं पिछली हुकूमत ने उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से नहीं चल रही, हमारी स्टील मिल नहीं चल रही, उसके बारे में इमरान खान ने क्या कहा था जिस वजह से वो स्टील मिल नहीं चल रही, हमारी KESE प्रॉपर्ली नहीं चल रही थी, हमारी डिस्को कंपनी प्रॉपर्ली नहीं चल रही, साहब वाकई नहीं चल रही थी क्योंकि पिछले 4 साल आपकी पार्टी, आपके कप्तान हुकूमत में थे। इंशाल्लाह ताला अब सब कुछ चल जाएगा, फिक्र ना करें। सॉरी मैडम, रेलवे तो आपने बंद उनको पकड़ाई और उन्होंने चलाई और फिर आपने अब वापस बंद कर दिया हाँ है। जी। स्टील मिल तो आपने 2013 वाली टर्म में बंद कर दी थी, उससे पहले जो 1997 वाली आपकी टर्म थी उसमें भी एक दफा लेकिन साथ साहब अगर अभी PIA की बात करें, अगर अभी आज वाली हैपनिंग से मुतालिक बात करें, आप हमरा समझते हैं उनका कि शायद कसूर थोड़ा ही है, उनका ताल्लुक PTI से है। उनसे जब कभी आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं, मैं तो जो खबर होगी उससे मुतालिक ही सवाल पूछूंगी। साथ साथ उनसे आज क्यों जो खफा हुआ, हो रही हैं? आज जो हुआ वो खुशाइंद है और PTI वाले पाकिस्तान की किसी बेहतरी पे खुश नहीं हो सकते। इनके साथ साथ मुझे मेरा एक कमेंट, इनके कप्तान ने इनको सिखाया यही है कि जब पाकिस्तान की बेहतरी हो, जब पाकिस्तान में कोई खुशी का दिन हो, जब पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो, उस दिन आप साथ साथ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही, अभी बताइएगा प्लीज। अब आप मेरे से मुखातिब हैं? जी आपसे प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं मैडम से कह रहा हूँ कि मेरा मैडम से गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की PIA नहीं, एक सिर्फ PIA नहीं, IMF ने इस वाली हुकूमत के साथ बैठ के IMF ने 120 के करीब की एक लिस्ट बनाई ऐसे स्टेट इंस्टीट्यूशन जो लॉस मेकिंग है, बंद है या चल नहीं रहे। उनमें से ये मैडम ने PIA की तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, हमें तो पिछली हुकूमत का सर कलम कर देना चाहिए जो हम तकरीबन कर ही चुके हैं। जो बाकी 124 उसके अंदर से इंस्टीट्यूशन है वो मैडम सारी आपकी हुकूमत के अंदर बंद हुए ना, तो मेहरबानी करके वो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी IMF की लिस्ट आपकी हुकूमत को पकड़ाई गई, खुद IMF ने पकड़ाई, वो सारे आपके टेन्योर में बंद हो गए। अगर उन सब के बारे में थोड़ा कुछ प्लान बना लें तो ज्यादा मुनाफा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच साथ साहब फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। और मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर कोई भी इदारा इस मुल्क का जो लॉस मेकिंग है, हमें डेफिनेटली उसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट हैज प्रूवन दिस, ये उनकी फास्ट प्रायोरिटी। और आपने मेरी बात को फर्दर वो कर दिया कि इसके ऊपर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और जितने लॉस मेकिंग इदारे हैं उनके लॉसेस को कंट्रोल करने की, उनको प्राइवेटाइज करने की, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की फास्ट प्रायोरिटी पे। जहां तक एक और मैं कमेंट करना चाह रही थी, गालिबन उस वक्त आप सुन नहीं पाए, वो ये कर रही थी कि आपका कसूर नहीं है, आपके कप्तान ने आपको सिखाया यही है कि जिस दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन हो, जिस दिन पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन हो, उस दिन भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करो, उस दिन पाकिस्तान की खुशी में शामिल ना होना। ठीक है, साथ साहब आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? मुझे अजी अल्लाह का शुक्र है कि मैडम की इतनी ज्यादा आवाज नहीं आई, तो मैं इमेजिन करूंगा कि मैडम ने जो भी कहा, क्योंकि अच्छा ही कहा, वज़ीर आज़म को फॉलो करती हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कहा होगा। जरूर इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात होगी और पूरी पाकिस्तान आपके खिलाफ थी, इमरान खान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर शख्स मैडम की एंटी इमरान खान बात पे एग्री करता है, तो मैं कौन होता हूँ डिसएग्री करने चलिए साथ साहब मुझे ये बताइएगा कि अब प्राइवेटाइजेशन के लिए रास्ते हमवार हुए, कुछ आसानियां होने जा रही हैं पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का अमल पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। हुकूमत ये फवाद हसन फवाद साहब और दीगर लोगों जिनसे करवा रही है, माजी में इन्होंने जितने काम किए उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन हुआ, तो मुझे यकीन है इसमें भी हो। अच्छा आमना, आपकी क्या राय है इस पे? आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? प्राइवेटाइजेशन के लिए अब कितना आसान हो गया, अब जो फ्लाइट्स क्योंकि बहाल हो चुकी है? ऑब्वियसली देखिए, कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज है, अगर प्राइवेटली भी आप किसी चीज को करते हैं, जब वो प्रॉफिट मेकिंग होगी, जब वो बेहतर तरीके से चल रही होगी, ऐसे तरीके से अपना काम कर रही होगी, तो ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन की राह भी हमवार होगी। और बात ये है कि साथ साहब ने ये कहा, साथ साहब ये बात भूल गए ये कहते हुए कि जिस वक्त 90s में इमरान खान नवाज शरीफ साहब ने प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू किया था, उस वक्त जब इनके कप्तान बैट बॉल खेला करते थे, उस वक्त नवाज शरीफ का प्राइवेटाइजेशन का विजन अगर चलने दिया जाता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। ठीक है, साथ साहब आप कुछ कह रहे थे?
जिस पीरियड में नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की है, ख्वाह वो 85 से 88 चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, ख्वाह वो 90 से ऑनवर्ड वाली गवर्नमेंट हो या 2013 से ऑनवर्ड वाली टर्म हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करदा दस्तावेजात कहते हैं कि उनके एसेट्स 8000% बढ़े और उसी पीरियड के अंदर पाकिस्तान के एसेट्स काफी फीसद कम नीचे हो गए। नवाज शरीफ साहब के पास जितनी ज्यादा बिजनेस सेंस है इसको कोई डिनाई नहीं करता, 8000% उनके एसेट्स बढ़े। सिर्फ अगर थोड़ी सी वो सेंस पाकिस्तान में भी लगा देते तो ज्यादा मुनासिब होता। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक भी है साथ साथ, मैं चाहती हूँ उस पर जरा आपका कमेंट ऐड कर लिया जाए। आमना कभी नाज़रीन, अमेरिका की तारीख में, या आप कह सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका तारीख की सबसे बड़ी आफत की लपेट में है। लॉस एंजलिस में लगी आग से होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर लगाया जा रहा है। फायर हुकाम के मुताबिक 6000 से ज्यादा घर और इमारतें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, जबकि 4 से 5000 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। आतिशज़दगी के बायस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 8 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से हलाकतों की तादाद फिलहाल तो 10 हो चुकी है, जो कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता बढ़ भी सकती है। इसके अलावा भी कुछ मजीद भी तज्जिया जाने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार में वापसी से आलमी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे और ट्रंप का जारहाना रवैया जो है वो किस बात की गमाजी करता है। साथ साहब आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं पहले अगर आग पे कोई, इसके अलावा आई होप सो कि आप पूरी दुनिया की, बल्कि जो हादसा पेश आया इसमें बहुत से कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जो जब गजा में हो रहा था वो ये कह रहे थे कि यही डिजर्व करते हैं, ये सबके साथ होना चाहिए। सो इन अ मैटर ऑफ टाइम, यू नो, देखिए जो गजा में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगहों पे, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे हुआ, जो भारत में बहुत सारी जगहों पे हुआ, उसका क्या मुकाबला एक ऐसी आग से जो नेशनल डिजास्टर्स के तौर पे लगी हो। ये आग कोई किसी ने बम गिरा के नहीं लगा कैलिफोर्निया के अंदर, ये ऊपर से F-16 उड़ते नहीं जा रहे थे, ये F-35 के गिरे हुए बम नहीं है, ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है जो दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है और हमें इसका अफसोस है। लेकिन इसका गजा से या कश्मीर से या किसी ऐसी जगह से कंपैरिजन करना गैर मुनासिब है। गजा में नेचर लोगों को नहीं मार रही, लोग लोगों को मार रहे हैं। कैलिफोर्निया में नेचर का एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, लोगों का डिजास्टर हुआ। नेचुरल डिजास्टर। अच्छा साथ साहब, डोनाल्ड ट्रंप का जो जारहाना रवैया है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20th के बाद डायनामिक्स बदलने जा रहे हैं? देखिए जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की बयानात हैं, जिसके अंदर उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर बात की कि वैसे अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, उन्होंने मैक्सिको के ऊपर बात की, उन्होंने कनाडा को यहाँ तक कह दिया कि वो अमेरिकन रियासत का हिस्सा होना चाहिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे कभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ने बात नहीं की, ऐसे कभी किसी रेगुलर प्रेसिडेंट ने बात नहीं की। अमेरिका की तारीख के अंदर इस तरह के जुमले बड़े कम मिलते हैं, और जो आपको मिलेंगे भी वो 1872 लिंकन से पहले के मिलेंगे, जब जंगे शंगे और दीगर चीजें हो रही थी। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। इसके अंदर अमेरिका और दुनिया का अगले 4 साल में क्या नक्शा होगा, इसके ऊपर प्यास आराई करने से ज्यादा हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो नक्शा जो भी बने उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। नम्रा, मैं एक कमेंट जरूर ऐड करना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए। क्या मैं एक कमेंट जरूर ऐड करना चाहती हूँ। साथ साहब ने जिस तरह से कहा कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं और बहुत खराब, सब खराब है, उनकी स्टेटमेंट्स भी खराब है, उनकी कई हुई बातें भी खराब है, और पता नहीं मुल्क दुनिया में क्या होगा उनकी इन स्टेटमेंट से। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। साथ साथ बोलने तो दे, आप दूर बैठे भी नहीं बोलने देते हमें। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इनके कप्तान का आजकल गॉडफादर है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके आने से इनके कप्तान अपनी रिहाई, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके आने से निसार साहब और इनके तमाम और सपोर्टर्स और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी रिहाई की ख्वाब देख रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिसको ये समझते हैं, जिसको ये तशबीह देते हैं इमरान खान से। सो अगर उनकी बुराई कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपने कप्तान की भी कर लें। क्लोजिंग की कॉल आ गई। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आपने ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।